जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे और लास्ट चैप्टर पढ़े थे कि पहले अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, जो कि एक इजी चैप्टर था। उसमें क्या होता था कि ट्रायल के अंदर ही सारा इंफॉर्मेशन मिलता था, और ट्रायल के अंदर जो इंफॉर्मेशन मिलता था उसको हम कहीं एक जगह पोस्ट करते थे। एज वी नो, अगर डेबिट साइड है तो एसेट्स में जाता था या एक्सपेंस में जाता था, है ना, और क्रेडिट साइड है तो लायबिलिटी होता था या इनकम जाता था। यानी दो इंफॉर्मेशन व्हिच आर अवेलेबल इन ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट while finalizing the account. लेकिन the information which are available outside the trial balance, that was the closing stock, and that closing stock posted in trading account credit side and balance sheet asset side. अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन होते हैं जिसका एडजस्टमेंट पहले से नहीं हुआ रहता है। जिसका एडजस्टमेंट पहले से नहीं हुआ रहता है, इसका मतलब ये है कि भैया हमको उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और जिसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ रहता था उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन मुझे ट्रायल में नहीं मिलेगा, ट्रायल के बाहर मिलेगा। तो जो इंफॉर्मेशन ट्रायल के बाहर है वो अनएडजस्टेड फिगर है, और अनएडजस्टेड फिगर को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम अकाउंटिंग करते हैं और हम जानते हैं कि अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है। अकाउंटिंग किससे बेस होता है? डबल एंट्री सिस्टम है। और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैज इट्स टू इंपैक्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, एंड द डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी ऑफ इक्वल अमाउंट। डेबिट क्रेडिट मस्ट बी ऑफ इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट होना चाहिए। यानी अगर हम कहीं डेबिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। और अगर सपोज करते हैं कि वही इंफॉर्मेशन मुझे ट्रायल में मिल जाता है, वही इंफॉर्मेशन मुझे ट्रायल मिलता है, इसका मतलब वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, डबल एंट्री सिस्टम को उसका अकाउंटिंग हो चुका है। दैट मींस हमें अब उसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसको कहीं एक जगह पोस्ट कर दो, डेबिट में है तो कहीं डेबिट कर दो, क्रेडिट में है तो कहीं क्रेडिट कर दो। जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिखता है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिखता है तो हम एक जगह डालते हैं, वो भी बैलेंस शीट के एसेट साइड। लेकिन वही क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखता है तो हम उसको दो जगह डालते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब उसका वैल्यूएशन करते हैं तो वैल्यूएशन लोअर पे होना चाहिए। लोअर इन द सेंस लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। जो कम होगा उसी को हम शो करेंगे। अब सर शो करेंगे, ठीक है, आपने बता दिया कि शो करना है कम पे, हम दिमाग में बैठा लिए कम कर शो करना है, बट व्हाई हम सर कम पे क्यों दिखाएं? कुछ तो कारण होगा, कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो कॉन्सेप्ट होगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट है इंड एज 2 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पहले पढ़ना होता था 2। इंड एज यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एज, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जो मानक, मतलब स्टैंडर्ड मतलब है जिसको फॉलो करते हैं। द स्टैंडर्ड जो पॉलिसी रूल्स यानी अकाउंटिंग के कुछ सिस्टम होते हैं जिसके अनुसार हम अकाउंटिंग करते हैं। सिस्टम इन द सेंस कि सर ऐसे ही करना है। अगर सर सिस्टम नहीं बनेंगे, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी रूल्स नहीं बनेगा तो कोई भी कैसे भी अकाउंटिंग करेगा। जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम, अब स्ट्रीट वेंडर सब होता है तो क्या प्रॉपर स्टैंडर्ड के अनुसार अकाउंटिंग करता है क्या? नहीं करता है। कुछ लोग होते हैं जो कोई कॉपी पे कागज पे लिखते नहीं है। जैसे मान लो आप कहीं पानी पूरी खाने जाते हो, वो भी डेली का 5-3 हजार 2 हजार का बेचता है। अब डेली का अगर 2000 का बेच रहा है, 3000 का बेच रहा है, तो साल का महीने का 50-60 हजार का बेच रहा है। अब 50-60 हजार बेच रहा है तो साल का कितना का 6 लाख रुपए का तो सेल करिए दिया। 6 लाख का सेल करके उससे मान लो कि उसका 3 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, 3-4 लाख रुपए तो कमाई लेगा। एक ऑटो वाला डेली का मान लो कि 3000 तक कमा लेता है, 3-4 लाख कमा लेता होगा, दिन भर चलाएगा। अब महीने का उसको मान लाख रुपए कमा रहा है, साल में 12 लाख कमा रहा है, लेकिन उसको वो हिसाब रख रहा है क्या आप जब उसको पैसा देते तो वो उसी में होता है रुपये लिख लेता है? ऐसा होता है नहीं। पानी पूरा के पास कोई कागज का पेन रहता है? नहीं रहता, बस देता है, हो गया। पैसा कमाया कैश में होता है, फिर गया उसका रॉ मटेरियल्स खरीद के फिर वो बनाया आइटम, फिर वो अपना बेचा, कुछ पैसा बचा या वो अपना डेवलपमेंट में लगा रहा है, चाहे बैंक में जमा कर रहा है। तो वहां पर वो भी तो वहां भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेकिन वहां कोई अकाउंटिंग नहीं हो रहा है क्योंकि स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है और गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने बेसिक जीवन को जीने के लिए कमा रहा है।
यही कह सकते ना। आप कभी भी देखते हो इनकम टैक्स का छापा पड़ा पानी पूरी वाले के यहाँ, ऐसे सुने नहीं सुनते, क्योंकि पानी पूरी का छापा क्या पड़ेगा, ऑटो वाले का कैसा पड़ेगा, वो कितना कमाएगा। एक जनरली वो क्या कर रहा है, अपने सर्वाइवल के लिए कमा रहा है। लेकिन हाँ, किसी का ऑटो का एजेंसी ही है, मान लो कि उसका 100 ऑटो, बोलिए कभी भिखारी के यहाँ छापा पड़ जाता है, डिपेंड करता है समटाइम। जैसा मान लो कि उसके यहाँ कभी पता चलता है कि हाँ उसके यहाँ बहुत करोड़ों पैसे हैं, मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक प्यून है, चपरासी है, तो चपरासी का नौकरी सैलरी कितना होगा, 15 से 20 हजार 25 होगा, तो उसका कितना, अगर हम ऑफिशियली देखें कि प्यून क्या कौन छापा मार सकता है, लेकिन समटाइम प्यूनों का घूस लेता है, ये वो छोटा मोटा जो लेता है। अब भिखारी से अभी कुछ गूगल सर्च करिएगा तो पता चलेगा कि कुछ भिखारी भी करोड़पति है कि नहीं है, उसका बहुत सारे भिखारी का भी गैंग होते हैं, भिखारी का भी एक लीडर होता है, कुछ मूवी भी इस पर पता है। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझते हैं, ह्यूमन मतलब मानव, ट्रैफिकिंग मतलब जहां से वहां मूव करना ही ट्रैफिकिंग कहलाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है बच्चा सबको चुरा कर ले जाता है, या बच्चा सबको या लड़की लड़का जो भी है ले गया, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, मुंह नोच दिया, एक आंख बहा दिया, ऐसा करता है। सब बोलता है जहाँ भीख मांग रहे, अब मुंबई में आपके शहरों में भीख मांग रहे, दिन भर भीख मांग के आप 200 रुपया कमा मान लीजिए खा लिए, ठीक है। अब आपको पैसा वो 200 रुपया आपको नहीं, आपको आप जो बॉस है उसको 200 रुपया देना है। अब आपको क्या मिल रहा है, आपके पास रोटी कपड़ा मिल रहा है, रोटी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, और रहने का जो क्या है, तो कोई इस्लाम एरिया होगा वहाँ पे खर्चा होता नहीं। अभी रोटी स्टैंडर्ड टाइप का नहीं हुआ, चीज अब आप ये कर आपको आपके कोई फैमिली ही नहीं, कुछ आपको तो उठा के चुरा के ले आया, अनाथ बच्चे सब है। अब 200 रुपया में आपका खर्चा मालूम 20 से 30 रुपया कर रहा है, 30-40 रुपया कर रहा है, पैसा बचा रहा है ना। अब ऐसे मान लो सैकड़ों बच्चे होंगे, तो एक भिखारी का जो लीडर होगा वो भिखारी होगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे भिखारी काम करते हैं। अब वो डेली का मान लो 10 से 20 तक कमाएंगे, तो सब लोगों से अब कलेक्शन करके वो बहुत भीख में क्या मिलता है, 500 का 2000 का नोट तो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 10 का सिक्का, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, ऐसा मिलेगा। तो करोड़ उसका क्या होता है, कॉइंस की संख्या ज्यादा होती है, उसको एक्सचेंज करवाना, तो कुछ ऐसे होते हैं, कभी कभी पता चलता है तो वहां पर इतना पैसा कमा सकेगा। जनरली हम बोल रहे हैं, एक्सेप्शन तो हर जगह है ना, एक्सेप्शन क्या है, हर जगह है। हर जगह का मतलब होता है कि सब्जी बेचने वाला भी बहुत पैसा कमा लेता है कि नहीं है, लेकिन जनरल केस में आप सब्जी वाले अपना सब्जी क्यों बेच रहा होगा, सर्वाइवल के लिए बेच रहा है। वो इतना सब्जी की भैया, अब सब्जी वाला जब सब्जी बेचता है, देखिए कब देखे वहां कॉपी लिखे ना, नहीं रहता है क्या, कितना सब्जी बेचे कितना करते नहीं ना, वो तो बस बेच रहा है, कैश में डीलिंग करता है ना। वो जनरली की बात कर रहे हैं। एक कुछ सब्जी वाले अगर फाइनेंशियली एवेड है, मान लो कि हमको सब्जी का दुकान खोलने का मौका, मान लो कि अवसर मिलता है, अवसर बोलिए किसी भी चीज को अवसर बना लीजिए। अब हमको सब्जी का दुकान खोलने का, तो हम कहीं ना कहीं हम उसका अपना फाइनेंशियली सोचेंगे कैसे सब्जी बेचना, इतना पैसा बचा और सब्जी से चलो और जो पैसा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाए और सब्जी का एक प्रोडक्ट बढ़ा दो, एक प्रोडक्ट और बढ़ा दो और बढ़ा दो, ऐसे ऐसे मार्केट में जितने सब्जी वाले हैं हम उसे थोड़ा सा कम रेट पे बेचेंगे, ज्यादा प्रॉफिट की पहले नहीं सोचेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरा बगल वाला काम कर देगा, हम उसका सब्जी खुद खरीद लेंगे, देखिए फिर हम अपना एक बड़ा सा इम्पैक्ट करा करेंगे। तो देखिए ध्यान से, कोई भी बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है। इफ यू आर फाइनेंशियली अवेयर देन यू सक्सीड इन द लाइफ। ओके चलो तो हम क्या बोल रहे थे कि फाइनल अकाउंट में जब हम एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन होती है तो उसका हम 2 ट्रीटमेंट करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर में रहता है तो हम एक ही में लगाते हैं। ये कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी यहाँ पे। हम एग्जांपल में जब देखते हैं, एग्जांपल में क्लोजिंग स्टॉक का था, क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कब का होता है, एंड ऑफ द ईयर का होता है। क्लोजिंग वर्ड लिखा हुआ है साल के अंत का हो, यानी 31 मार्च या 31 दिसंबर का होगा। अब मान लो 50,000, अगर ये ट्रायल बैलेंस में है तो कहाँ दिखेगा, एसेट साइड। तो ट्रायल बैलेंस में किस साइड दिखता है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है बेटा। अगर ये आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो हम कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट। अब एडजस्टमेंट का इंफॉर्मेशन ट्रायल के बाद हमने बताया गवर्निंग सिस्टम चलेंगे, क्रेडिट भी होगा और डेबिट भी होगा, नहीं तो उतना से क्रेडिट माइनस कर देंगे। देखो क्रेडिट कम होना डेबिट कहलाता है, बात समझ में आई ना। और दूसरा कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाएंगे। और क्लोजिंग स्टॉक का जब भी हम वैल्यूएशन करेंगे तो किस पे करेंगे, लोड ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बेटा। जैसे देखिए
यहाँ 70,000, यहाँ पर कितना है, तो आप 70 शो करेंगे, और यहाँ कॉस्ट 70 और मार्केट वैल्यू 80 है तो 70 शो करेंगे, दैट इज कॉस्ट। या कॉस्ट ही ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, कितना शो करेंगे, 65। क्यों करेंगे? बिकॉज हम अगर क्लोजिंग स्टॉक पे ज्यादा दिखाएंगे तो मेरा टैक्स प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। प्रॉफिट जब ज्यादा हो जाएगा तो ये प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट थोड़ी है, जो स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है एक्चुअल प्रॉफिट नहीं ना होता है। अब हम शेयर खरीदे, शेयर में शेयर मार्केट में शेयर का वैल्यू बढ़ गया लेकिन हम बेचे ही नहीं, प्रॉफिट तो है लेकिन हम बेचे नहीं, तो वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। जब तक आप बेचिएगा नहीं तो वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, नॉमिनल प्रॉफिट कहलाएगा। रियलाइज प्रॉफिट होता है जब हम प्रॉफिट कमा लिए, तो यहाँ पर ये रियलाइज नहीं है, अनरियलाइज होता है, ये अनरियलाइज है। तो मार्केट में इसका रेट कम किया तो हम कम में वैल्यू करेंगे, बिकॉज हम अगर ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं तो मेरा टैक्स भी ज्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार एक सेकंड है आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होता है? किसी का वेतन जो मेरे ऊपर बकाया है, कोई मेरे यहाँ काम किया है लेकिन हम उसका पेमेंट अभी नहीं किए। सैलरी आउटस्टैंडिंग का बहुत नाम है, अनपेड, एरियर, ड्यू, पेबल, नॉट येट पेड, येट टू बी पेड। और ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि हम देंगे, हमको देना है। अब अगर वो सैलरी आउटस्टैंडिंग कहाँ दिख रहा है? तो ट्रैक किस साइड दिखेगा? क्रेडिट साइड। तो हम सीधे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड देखेंगे। लेकिन अगर ट्रैक के बाहर दिख रहा है तो हम पीएल अकाउंट में डेबिट साइड क्या करेंगे? जो भी सैलरी हम पेड किए हैं उसमें हम सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि हमने सैलरी कम दिया है। और दूसरा बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड शो करेंगे। इसमें एग्जांपल भी बताए थे कि सैलरी पर मंथ मान लीजिए 10,000 है, तो एक साल का सैलरी कितना बनेगा? 1,20,000। लेकिन हमने सैलरी पेड कितना किया? 1 लाख। तो 20 और देना है ना, मेरा खर्चा कितना माना जाएगा? जिस साल जितना खर्चा बना उसको हम खर्चा मानेंगे। ज्यादा दिए तो उतना नहीं, जितना आपका खर्चा बन गया, क्योंकि हम जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसमें ट्रेडिंग पीरियड नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो एक्रूअल सिस्टम पे बेस है। किस कॉन्सेप्ट बेस है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी इनकम या एक्सपेंसेस जिस साल का हुआ है उसको आप उसी साल रिकॉग्नाइज करो। एक्रूअल मतलब कि जैसे मान लो कि मैंने सेल कर दिया, क्रेडिट प्लस क्या तुम हो जाएगा, लेकिन पैसा नहीं मिला, क्रेडिट में सेल हुआ, अब पैसा अगले साल मिलेगा, तो सेल किस साल मानेंगे? इस साल मानेंगे कि अगले साल मानेंगे? इसी साल मानेंगे। मेरा इस साल का इनकम बना इस साल, रिसीव आप अगले साल करिए, चाहे आप एडवांस अगर आप ले लेते हैं तो नहीं। मान लीजिए आपको कोई एडवांस देता है सेल के लिए, ऑर्डर दिया, तो हम सेल नहीं मानेंगे, हम लायबिलिटी बना लेंगे उसको, क्योंकि पैसा हमको एडवांस मिला है। एडवांस समझा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग समझ गए? अब आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया होता है, लेकिन समटाइम ये भी तो होता है कि हम कभी खर्चा एडवांस दे देंगे। जैसे आपको देखते होंगे आप बिजली का जो है अब बिल नहीं आता है, मतलब आपको अब होता है ना सब कि वो प्रीपेड करना पड़ता है स्मार्ट मीटर। तो प्रीपेड का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि हमने 2000 का रिचार्ज करवाया, आज रिचार्ज करवाया, तो आज रिचार्ज के बाद 2000 का और 100 रुपया का हमने बिजली कंज्यूम कर लिया, और आज मान लो 31 मार्च है, आज कितना मार्च है? और हम कितना बिजली बिल पेमेंट किया? आज 2000। पेमेंट कितना किए? 2000। लेकिन मेरा कंजम्पशन कितना हुआ? तो 1900 अगले साल अप्रैल में चला गया ना, तो 1900 प्रीपेड कहलाएगा। प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, यानी वैसा खर्चा जो खत्म नहीं हुआ, एक्सपायर्ड नहीं, अनएक्सपायर्ड है, क्योंकि हमने 100 का कंजम्पशन किया तो वो एक्सपायर हो गया। आज हमने बिजली, आज हमने क्या हुआ, सफाई वाली क्या करी है, फिर सफाई करके चलिए शाम को, ठीक है, कल संडे था, और तीनों पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, हम जब आए घूमने तो हमारे एसी नहीं चल रहा है, एसी बंद था, हम के रात भर पंखा चल रहा है। बताइए कोई दया बात नहीं, जितना का उसको पैसा नहीं होता बिजली बिल कमा चल जाएगी, छोड़िए बाकी बात। तो कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि हमने इस साल कितना कंज्यूम कर लिया। बिजली बिल 2000 का तो कंज्यूम नहीं किया, 100 का ही कंज्यूम किया। आप पूरे साल भर मान लीजिए कि सर पूरे साल भर में आप कितना कंजम्पशन कर लिए, तो मान लो पूरे साल भर में हम 50,000 पेमेंट किए बिजली बिल, मान लेते हैं 50 से ज्यादा हो गया, और हम 25,000 पेमेंट करते हैं, 25,000 ज्यादा नहीं कम है, 3,000 महीना होता है। अब 25,000 पेमेंट करते किए, लेकिन मान लो कि 24,100 ही कंजम्पशन हुआ, तो 24,100 खर्चा माना जाएगा, 900 क्या माना जाएगा? प्रीपेड। तो प्रीपेड मतलब कि हमने कहीं एडवांस किसी को दे दिया, जैसे रेंट का प्रीपेड हो गया सर, इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड हो सकता है, सैलरी प्रीपेड हो सकता है। तो प्रीपेड मेरे लिए एसेट से, क्योंकि हम उसका रिकवरी करेंगे फ्यूचर में।
बोलिए। उसको नेक्स्ट ईयर कैसे मेजर करेंगे, जैसे ट्रायल या फिर बैलेंस शीट ये सब? देखिए तो प्रीपेड एसेट्स में दिखेगा, वो कहां दिखेगा, एसेट्स दिखेगा, अगले साल उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे उतना पैसा से। तो मान लो कि हमने रेंट प्रीपेड की बात की, तो रेंट प्रीपेड मेरे लिए प्रीपेड एसेट से ऑलरेडी हम जानते हैं, तो प्रीपेड को हम क्या बोलते हैं, पेड इन एडवांस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पेड इन एडवांस। अब those expenses which are unexpired, expired नहीं, unexpired, unexpired मतलब जो भी खत्म नहीं हुआ, अभी खर्चा करना बाकी है, हमने दे रखा है। जैसे मान लो रेंट है 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल का रेंट कितना बनेगा, 1,20,000। लेकिन मान लीजिए कि हमने रेंट पे कर दिया 1,50,000, कितना ज्यादा दे दिया, 30,000। तो 30 मिली क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा, 30 क्या कहलाएगा, प्रीपेड। तो प्रीपेड कैसे निकला, रेंट पेड माइनस रेंट एक्सपेंसेस, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो तो वो रेंट एक्सपेंस ही निकालना पड़ेगा, तो रेंट एक्सपेंस का निकालना पड़ेगा, तो रेंट पेड माइनस रेंट प्रीपेड करेंगे, 1,50,000 माइनस 30,000, तो 20,000 1,20,000 आ जाएगा। तो रेंट प्रीपेड मेरे लिए एसेट्स। अब यहाँ बात कर रहा है इसका रेंट प्रीपेड अगर ट्रायल बैलेंस में दिखेगा तो कहाँ दिखेगा, डेबिट साइड, क्योंकि वो एसेट्स होता है, तो ये सिर्फ बैलेंस शीट कैसे दिखा दीजिए। लेकिन अगर आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस तो फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, पीएल में हम रेंट पेड से रेंट प्रीपेड को माइनस करेंगे, तब पीएल में रेंट एक्सपेंस निकलेगा, जैसा कि हमने फॉर्मूला से बता दिया। और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स। इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। हम लोग आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट चलेंगे। मान लीजिए डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन बस कैलकुलेशन सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसका चैप्टर भी बना ले कैलकुलेशन। नहीं बेटा, आप टॉपिक पढ़ ही नहीं सकते। डेप्रिसिएशन का जनरली रेट दिया रहता है, क्या दिया रहता है बेटा, रेट दिया रहता है। और डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होता है ऑन टाइम बेसिस, किस बेसिस में कैलकुलेट होता है, टाइम बेसिस। समझते हैं, अगर आपने एसेट्स 20 में खरीदा तो डेप्रिसिएशन शुरू से नहीं लगेगा, 20 जहां वहां से लगेगा जहां से आपने डेप्रिसिएशन सॉरी एसेट्स को खरीदा या पुट टू यूज किया। अब मान लो सपोज एक मशीनरी है 1,00,000 रुपए का, बात नहीं करेंगे, मशीनरी कितने का है, 1,00,000 रुपए का, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% पर एनम, तो 1,00,000 का 15% कितना होगा, 15,000 होगा। तो यहां पर नेट वैल्यू ऑफ मशीन कितना जाएगा, 1,00,000 का मशीन का वैल्यू था, उस पर कितना टैक्स चार्ज हो गया, मतलब मशीन का वैल्यू 15,000 से क्या हो गया, घट गया, तो इसका नेट वैल्यू कितना गया, 85,000। ये जो 85,000 कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट, क्योंकि एसेट सही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब दूसरा ये 15 कहाँ दिखेगा, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, ट्रायल तो दिया रहता है बेटा, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आ रही है, सपोज करिए जैसे मान लो कि डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, अब मान लो कि ये इफ appears इन ट्रायल बैलेंस, ये कहाँ मौजूद है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर दो, डेबिट साइड कर दो, डेबिट साइड ऑफ पीएल, ये खर्चा होता है, ये क्या होता है, खर्चा। इस केस में ध्यान रखिएगा, अगर डेप्रिसिएशन जो है, सुनो ध्यान से, डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ये एडजस्टेड है कि अनएडजस्टेड है, एडजस्टेड है, तो डेप्रिसिएशन मेरे लिए खर्चा होता है, क्या होता है कि तो डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल देंगे, ट्रू डेप्रिसिएशन के नाम से। लेकिन हम इस केस में
डेप्रिसिएशन को एसेट से माइनस नहीं करेंगे बिकॉज वो एडजस्टेड है। एडजस्टेड का मतलब ऑलरेडी वो एसेट से घट चुका है। ये सब ध्यान सुनिएगा, वीडियो बन रहा है, वीडियो को यूट्यूब को 3 बार 4 बार देखिएगा, बहुत फायदा करेगा, बहुत काम का चीज है। तो डेप्रिसिएशन अगर ट्रैक में दिख रहा है तो हम ये डीम्ड मानेंगे कि वो एसेट से घट चुका है। डीम्ड मानेंगे, डीम्ड मतलब मानना ही पड़ेगा तो एसेट से घट चुका है, वो एडजस्टेड है। बिकॉज हमने जस्ट बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रैक में तो वो एडजस्टेड है, लेकिन इंफॉर्मेशन ट्रैक के बाहर है तो अनएडजस्टेड है। तो डेप्रिसिएशन अगर ट्रैक में दिखा हुआ है तो आपको 2 बार काम नहीं करना पड़ेगा, एक के बार काम करना पड़ेगा, पीएल में डेबिट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर अपीयर आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, लेकिन कहां अपीयर है? अब बताइए एडजस्टेड है कि अनएडजस्टेड है? अनएडजस्टेड है तो क्या करेंगे हम? टू बी एडजस्टेड, हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? पहला डेबिट कर देंगे, कहां पर? अब दूसरा डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट मतलब काटेंगे, माइनस करेंगे, किससे? एसेट्स से। अब डेबिट को कम करना क्रेडिट ही तो कहलाता है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? अब डेबिट को मान लो कि 50,000 से हम उसको 40 कर दिए तो 10,000 से कम किए तो कैसे 10,000 क्रेडिट हुआ। तो अल्टीमेटली 2 इंपैक्ट पड़ रहा है, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, या डेबिट उतना से कहीं से हम कम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करिए, ऊपर से नोट किए हैं? नहीं। कहां से छोटा हुआ है? शुरू से ही? छोटा समझ में आ रही है ना? चौथा पॉइंट था ये। चलिए 5वां पॉइंट समझिए। मान लो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। कैपिटल किसका होता है बिजनेस में? प्रोप्राइटर का। अब प्रोप्राइटर और बिजनेस सेम है कि अलग अलग है? सेम, अलग अलग है। अकाउंटिंग पॉइंट से अलग अलग है, लीगल पॉइंट से सेम होता है। लीगल पॉइंट से सेम का मतलब हुआ कि सोल ट्रेडिंग में कुछ भी गड़बड़ हो गया तो प्रोप्राइटर फंसेगा। लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग में प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों को हम सेपरेट रखते हैं। और ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि द प्रोप्राइटर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इट मींस व्हाट कि जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होंगे वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन प्रोप्राइटर के पर्सनल जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यानी घर में जो खर्च हो रहे हैं उसको बिजनेस के अकाउंट में हम नहीं लिखेंगे। अब कैपिटल जो हम बिजनेस में लगाते हैं जो प्रोप्राइटर, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी का हम कोई इंटरेस्ट पे करते हैं तो ये बिजनेस के लिए खर्चा होता है। जैसे हम लोन लिए, लोन पे हम इंटरेस्ट देंगे तो मेरे लिए एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा? एक्सपेंस होगा। उसी प्रकार हम एज ए बिजनेस यानी एक बिजनेस में प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगाया, उससे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट किसके लिए इनकम है? प्रोप्राइटर के लिए, तो घर ले जाएगा। लेकिन बिजनेस के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए क्या है? ध्यान रखिएगा, एक्सपेंसेस टू द बिजनेस। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, ये बिजनेस में क्या होगा? एक्सपेंसेस है। अब इसका भी समझिए, अगर appears in ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड मौजूद होगा। बताइए एडजस्टेड है कि अनएडजस्टेड है? एडजस्टेड है। जब एडजस्टेड तो क्या करोगे? एक ही जगह दिखाओगे, दो जगह दिखाओगे? एक जगह। डेबिट साइड ऑफ खर्चा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन if appears outside of trial balance, अब बताइए एडजस्टेड का अनएडजस्टेड है? अनएडजस्टेड है, इसका कोई इम्पैक्ट करेंगे ना? क्या करेंगे? चलिए, तो अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर तो अनएडजस्टेड है और अनएडजस्टेड है तो क्या करेंगे? पीएल में डेबिट कर लिया और दूसरा कैपिटल में क्या कर दिया? प्लस कर दिया। कैपिटल क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? कैपिटल क्रेडिट। अब क्रेडिट प्लस में तो क्रेडिट ही ना होगा। तो देखो इंपैक्ट देख चेक कर रहे हो, देखो दोनों का इंपैक्ट देखते रहिएगा कि सर जो डबल इंटरेस्ट सिस्टम बताया है क्या वो दोनों उस पे मतलब कि हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कहीं दोनों जगह क्रेडिट तो नहीं हो रहा है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप डबल इंटरेस्ट सिस्टम में कमांड कर दिए, डेबिट क्रेडिट मतलब बराबर कर दिए तो आपका अकाउंट लीजिए, और कमांड नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। आपको पता है कि डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे तो फिर दिक्कत होगा ना, क्योंकि पूरा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट ही जो सार होता है वो डेबिट एंड क्रेडिट डबल सिस्टम में कैसे होता है। चलिए ये समझ गए इंटरेस्ट कैपिटल। और भी एग्जांपल ले ले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे चलेगा। जस्ट उल्टा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स हम अपने खर्च को बिजनेस से निकाल लेते हैं। The proprietor who withdraw the sum from the money from the business for their personal use is called drawings. Drawings means the sum, the value or the article or thing, anything which are used by proprietor for their domestic use is called drawings. अब sometimes ये भी कंडीशन होता है कि if you invest in the business is called capital and you are entitled to get interest on capital and that interest on capital is the expenses of the firm. Similarly, if you withdraw the money from the business it's called drawings and the firm will charge interest on drawings. तो interest on capital firm के लिए expenses था, लेकिन interest on drawing तो firm charge करेगा ना, तो firm charge करेगा तो business के लिए क्या कहलाएगा? Income कहलाएगा। नहीं समझे? हमने जब बिजनेस से पैसा लिया तो इंटरेस्ट हम देंगे कि वो देगा? हम मान लो एओसी से भी पैसा निकाले बिला सर ड्राइंग्स करके, आपका कंडीशन है 10% से इंटरेस्ट लगता है, तो एओसी से जो हमने 10 का पैसा निकाला उसको 10 इंटरेस्ट हम देंगे कि लेंगे? देंगे ना, क्योंकि हम अगर पैसा ले रहे तो हम इंटरेस्ट देंगे, अगर वो पैसा लिया तो वो इंटरेस्ट देगा। सिंपल सी बात है कि इंटरेस्ट कौन देता है? जो पैसा लेता है। हम पैसों देंगे इंटरेस्ट देंगे, ऐसा कहां लिखा हुआ है जी?
कंपनी में हम शेयर खरीदेंगे तो डिविडेंड हम देंगे कि कंपनी देगा? बैंक को पैसा जमा करेंगे तो बैंक इंटरेस्ट देगी, कंपनी बैंक को हम देंगे। अब बैंक से लोन ले लिए तो हम देंगे। सिमिलरली अगर बिजनेस हम ड्रॉइंग्स कर रहे हैं तो इंटरेस्ट हम देंगे ना, तो किसको देंगे? जिस जहां से पैसा निकालेगा बिजनेस से, तो बिजनेस को इंटरेस्ट मिला, तो बिजनेस को जब इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। बिजनेस जब इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, और इनकम क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? इनकम क्रेडिट वेरी इनकम टू द बिजनेस। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपके सीनियर जो बेस्ट बच्चे होंगे इस उनको भी ध्यान नहीं होगा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्या होता है। 12% इनकम होता है कि इसमें तो 12% बोलते हैं, रुलाल होता है इनकम। अब इसका भी यही काम है, इफ appears in trial balance, अगर कहाँ appear हो? अब बताइए एडजस्टेड है कि अनएडजस्टेड है? किस साइड लिखेगा? क्रेडिट साइड तो इनकम है, तो कहाँ दिखाएंगे आप? क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट कहाँ दिखेगा? क्रेडिट साइड ऑफ। और मान लीजिए बच्चा कहाँ लग गया? पे एग्जाम्पल 1 का ए, आज भी अंदर लगाइए। एग्जाम्पल 1 का ए बनाइएगा, 1 का बी बनाइएगा और क्वेश्चन 1 बनाइएगा, ठीक है? क्वेश्चन 1 बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? और बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, ट्राई करिएगा एडजस्टमेंट से कॉन्सेप्ट है। और एडजस्टमेंट क्लियर ना, क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, टाटा बाय बाय।